चलिए आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ जिस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है उसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस चैप्टर जो है वो बहुत छोटा सा क्यूट सा एलपीटी की तरह चैप्टर है, ठीक है। और ये भी आपको गारंटीड 5 मार्क्स ला के देगा। हाँ, अगर आप ये वाला भी चैप्टर करते हो तो आपको 5 मार्क्स ला के देगा। ऐसे छोटे छोटे चैप्टर आप करते जाओगे तो मैथ्स में यकीनन आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आएगा तो ही आपको मैथ्स कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स है जिसमें कोई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं होता और फिर भी आप उनके बलबूते पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसमें से ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है। मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर है उन गरीब बच्चों के लिए बनाया गया जो जनरली मैथ से डरते हैं, है ना। और आप और मैं, हम दोनों गरीब ही है, तो किस तरीके से आप इस चैप्टर के साथ डील करोगे और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर आपको वो चीज सिखा के जाएगा ना कि आप बोलोगे यार क्या नई चीज हम सीख चुके हैं इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत छोटी सी थ्योरी है, ज्यादा कोई टाइप नहीं है, कुछ नहीं है, छोटी सी क्यूट सी थ्योरी है, तो वो हम देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले पहला काम जो आप लोगों को करना चाहिए वो ये कि कॉपी पेन लेके पहले बैठ जाइए, ठीक है। तभी उसके बाद फिर ये लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि मैथ्स जो है ना, मेरा ऐसा मानना है कि मैथ्स जो है वो देखने से नहीं, लिखने से, करने से, प्रैक्टिस करने से आता है। तो आप पहले कॉपी वगैरह सब निकाल के बैठ जाइए और जो जो भी मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ बिल्कुल वैसा लिखिएगा। और यकीन मानिए जितना सिंपल वे में मैं आपको आंसर बताऊंगा ना वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। डाइजेस्ट में वगैरह अगर आप देखोगे तो वो बहुत डिटेल में लिखा रहता है, इतना डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल वे में मैं आपको लिख के दूंगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आपका कॉपी पेन पहले लेके बैठ जाइए। अरे बैठिए, पहले कॉपी लेके तो बैठे, फिर स्टार्ट करता हूँ ना मैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं चैप्टर से, थ्योरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इस चैप्टर में क्या है, थ्योरी, छोटी सी थ्योरी जैसे कि मैंने आपको बोली। पहले थ्योरी लिख लेते कि पूरे चैप्टर के दौरान हमें कौन कौन सी चीजें काम आएगी। थ्योरी के नाम पे सिर्फ 2 ही टॉपिक है। थ्योरी के नाम पे कितने टॉपिक है? सिर्फ 2 ही टॉपिक है। कौन कौन से? सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी, कि आप किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और दूसरा जो है वो मीन वेरिएंस वगैरह है। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर देख लेते हैं। अगर इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फिर सर वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, उसमें क्या करते थे? उसमें भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस यह है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो है, जैसे आप नाम से देख सकते हो बाइनोमियल लिखा है। बाइनोमियल का बाइनो का मतलब होता है 2। हम यहाँ पे 2 क्वांटिटीज के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। वैसे पेपर में लिखा रहता है कि फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा बाइनोमियल वर्ड दिखा तो समझ जाना ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, अदरवाइज वो फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर रहेगा। अब करेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे? तो इसमें जो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखने वाले हैं वो ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, x इज इक्वल्स टू r, यानी किसी भी पर्टिकुलर r के लिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला होता है NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। ये दिखने में तो एकदम खतरनाक सा लग रहा है लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज है। जब इसको सिर्फ कैलकुलेशन ही है। फॉर्मूला क्या है? अगर आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो वो होता है NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। अब ये पूरे खेल में कौन कौन है उसके ऊपर देख लेते हैं। ये पूरे फॉर्मूले में ठीक 4 ही किरदार है, सिर्फ 4 ही किरदार है, जिसमें से पहला है n, फिर आपको दिखेगा r, फिर दिखेगा p और फिर दिखेगा q। तो n होता है, r होता है, p होता है और q होता है। ऐसे 4 लोग होते हैं। यानी हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी बाइनोमियल का क्वेश्चन हमें दिया जाएगा जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम उसमें से ये 4 बातें फाइंड आउट करेंगे, n, r, p और q। अब ये n क्या चीज होती है? n मतलब होता है टोटल, मतलब कितनी बार जो भी एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया गया, ये टोटल होता है। r मतलब आपको कौन सा चाहिए, क्या फाइंड आउट करना है ना। जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है, जिसकी भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे हम R नाम देंगे। P क्या है? P होता है सक्सेस। ये फिलहाल आपको क्वेश्चंस करूंगा तब धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी के लिए बस ये थोड़ा सा याद रखना कि P मतलब सक्सेस होता है और Q का मतलब होता है फेलियर। कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, वो सब चीजें। और बहुत सिंपल होता है, आसानी से आप कैलकुलेट करना भी सीख जाओगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी आपको ध्यान क्या देना, अभी आपको देना इस फॉर्मूले के ऊपर, NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। ये क्या का फॉर्मूला है? ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। इसमें सर आपने ये c के बारे में तो नहीं लिखा। ये c क्या चीज है? c बेसिकली एक फंक्शन होता है। ये जो NCR लिखा होता है ना, ये होता है आपका सिलेक्शन।
अब इस सिलेक्शन क्या है, अगर किसी भी क्वांटिटीज को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसे एनसीआर के फॉर्म में लिखा जाता है। अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा डीप में चला जाता है ये, बस ऊपर ऊपर से ये समझना कि अगर मेरे को सपोज करते मेरे सामने 10 एप्पल्स है, 10 एप्पल्स है और उसमें से मेरे को 3 एप्पल सेलेक्ट करना है, 10 में से 3 एप्पल मेरे को सेलेक्ट करना है ताकि मैं उनको खा पाऊं। अगर आपको 10 में से 3 एप्पल सेलेक्ट करना है तो मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसी चीज को कैलकुलेट करना, 10 में से 3 चीजों को सेलेक्ट करना, इसी को एनसीआर बोलते हैं। तो एनसीआर हमारे केस में क्या होगा, 10 एप्पल में से मेरे को कितना चाहिए, 3 चाहिए, इसलिए इसको लिखेंगे 10C3। 10 में से मेरे को 3 एप्पल सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा कर सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा 10C3। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते, तो 10C3 को सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूं, तो देखना 10C3 को अगर आपको सॉल्व करना है तो सिंपल से एक ट्रिक बता रहा हूं, वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, उसके ऊपर नहीं जा रहा, सिंपल जल्दी आंसर आ जाए इसके ऊपर बेस करता हूं। अगर 10C3 का आंसर निकालना है तो इसका मतलब होता है 10 को 3 बार ओपन करो, मैं रिपीट करूं, 10 को 3 बार ओपन करेंगे, कैसे, 10, 9 और 8, और नीचे जो 3 लिखा है इसको पूरा ओपन करो, 3, 2, 1। यानी सर हमें ये जो 10C3 लिखा है 10 को 3 रिवर्स ऑर्डर में ओपन करना है और मल्टीप्लाई करते जाना, 10C3 है तो 10, 9, 8 हो गए 3 बार, और जो नीचे 3 है उसको पूरा ओपन करना, बस समझ में। 10C3 का मतलब 10 को 3 बार ओपन करो और 3 को पूरा ओपन करो, फिर इसको सॉल्व कर लेना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा ये 2 इंटू ये 4 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो नीचे वाले तो सारे कट गए, ऊपर बचा 10 इंटू 3 इंटू 4, यानी ये 12 10 120। यानी अगर मुझे 10 में से 3 एप्पल सेलेक्ट करना है तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, तो 120 तरीके से कर सकता हूँ। देखिए 120 तरीका क्या है, 120 तरीका मतलब होता है कि मैं स्टार्टिंग के 3 ले सकता हूँ, या एंडिंग के 3 ले सकता हूँ, या बीच के 3 उठा सकता हूँ, या स्टार्टिंग में से 1 उठाया, एंडिंग में से 2 उठाया, या एंडिंग में से 1 उठाया तो स्टार्टिंग में से 2 उठाया, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 120 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये असलियत में इसका मीनिंग होता है। खैर हमें अगर 10C3 दिखे तो सॉल्व कैसे करना उसके ऊपर फोकस करना। अगर 10C3 है तो 10, 9, 8, क्योंकि 10 को 3 बार ओपन करना था, 4 होता तो 10, 9, 8, 7, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 बार ओपन करता, 10, 9, 8, 7, 6, ऐसे 5 तक आपको ओपन करना है। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान देना, 10 को 3 लिखा है मतलब 3 बार ही करना, 3 तक नहीं करना। 10C3 का मतलब होता है 10, 9, 8, 3 बार ही करना है, 3 बार करना है, 3 तक नहीं करना। 3 तक मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ऐसा नहीं बोला। ठीक है, 3 बार ही ओपन करना है और 3 को पूरा ओपन करना है। इस तरीके से आपके पास एनसीआर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, मतलब वैल्यूज आ जाएगी एनसीआर की, इसकी हमें क्वेश्चंस के दौरान जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ये सिखा दिया। थ्योरी क्या है, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला, और एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा। इसमें जो एनसीआर है, एनसीआर का मतलब एन को आर टाइम्स ओपन का मतलब मल्टीप्लाई करते जाना, और डिवाइडेड बाय आर लिखा है तो आर को पूरा ओपन, आर को पूरा ओपन। ठीक है, आर को पूरा ओपन करना और एन को आर तक ओपन करना। ठीक है, तो ये चीज भी आप लिख लेना। ठीक है, हो गया है लिख के, अब आगे देखते हैं। इसको मिटा रहा हूं, ये पहला पार्ट जो हमें देखना था एनसीआर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। सेकंड हमें दिखना है, सेकंड पार्ट जो है इसमें वो है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है एनपी, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है जो भी एनपीक्यू होता है उसका स्क्वायर रूट ऑफ एनपीक्यू। बस ये 3 चीजें फॉर्मूलेज है, याद रखना। मीन अगर निकालना है तो एनपी, वेरिएंस अगर हमें निकालना है तो एनपीक्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें निकालना है तो जो भी आपने वेरिएंस निकाला उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, एक एक चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है, इसमें क्यू एक्स्ट्रा है, इसमें रूट एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है। कई बार ऐसा भी होगा कि मीन को ना वो ऐसे भी लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब भी मीन होता है। ठीक है, ये पूरी थ्योरी हो गई इस चैप्टर से रिलेटेड, बस इतना ही है और कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही करना है। प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला,
इसमें एनसीआर को कैसे ओपन करते, मीन का क्या है, वेरिएंस क्या है और स्टैंडर्ड डिवीजन, बस इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते हैं, आप ये सारी चीजें अच्छे से लिख लो। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड 5 टाइम्स। इसमें भी देखोगे तो दो ही क्वांटिटीज के बारे में, कॉइन को जब हम टॉस करते तो एक तो हेड आता है ना तो टेल आता है, यानी दो ही क्वांटिटीज है ना, हेड और टेल, इसका मतलब ये बायनोमियल का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, तो आप क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्या फॉर्मूला है, मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी वेरिएबल की, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की, तो आप सिंपली क्या लिखो, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, और इसमें क्या करो, वैल्यूज रखो। तो वैल्यूज क्या रहेंगी, तो कितने किरदार होते हैं, तो मैंने आपको बोला 4 लोग होते हैं, कौन कौन, एन होता है और आर होता है, पी होता है और क्यू होता है। अभी आर क्या चीज है, आर मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, जो भी हमें फाइंड आउट करना है, एन मतलब टोटल, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे एन लिखा है, एन मतलब टोटल, देखो अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, कितनी बार फेंका गया, 10 बार, और किसका निकालना है, 5 टाइम्स वाला निकालना है, 10 में से 5 वाला निकालना है, 10 में से 5 वाला निकालना है, एन की वैल्यू 10, आर मतलब 5 वाला निकालना है। पी और क्यू क्या होता है, पी और क्यू का मतलब होता है सक्सेस और फेलियर। सक्सेस मतलब यहाँ पे किसकी सक्सेस चाहिए, हेड के बारे में बोला गया ना, तो हेड के बारे में बताना है। तो मुझे बताओ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है। तो मैं सोचूंगा कि मुझे सर जब मैं कॉइन टॉस करता हूं तो आंसर में एक तो हेड आता है, नहीं तो टेल आता है, दो आंसर आते हैं, उसमें से हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार। हेड और टेल में से हेड कितनी बार है, एक ही तो बार है, मतलब दो में से एक ही बार हेड आता है, हेड और टेल में एक ही बार हेड होता है। समझ में आ गया, इसे बोलते, क्योंकि हेड के बारे में बोला गया था और हेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होती है, वो 1/2 होती है। अब क्यू कैसे निकालेंगे, आर आपको हमेशा दिया रहेगा, क्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू का मतलब होता है, आप सिंपली क्या करो, 1 में से पी को माइनस कर दो। ठीक है, इसी क्वेश्चन में करना है कि नहीं, हर क्वेश्चन में यही करेंगे, जब भी हमें क्यू निकालना रहे तो हम 1 में से पी को माइनस करेंगे। उल्टा भी कर सकते हो, अगर हमें पी निकालना है तो क्यू में से 1 को माइनस कर दो, अगर हमें क्यू निकालना है तो पी 1 में से पी को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का फॉर्मूला याद रखना, जब भी आपको क्यू निकालना रहे तो 1 माइनस पी की वैल्यू कितनी है, 1/2, और एक में से आधा गया, एक में से आधा गया तो आधा, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आएगा। फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे आर, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालनी है। अब 5 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, तो ये होता है एन सी आर, मतलब 10c5 p टू द पावर 5 q टू द पावर 10 माइनस 5। क्या किया मैंने, n की जगह 10, r की जगह 5, r की जगह 5, n की जगह 10, r की जगह 5। और p और q के बारे में क्या लिखना है, p मतलब 1/2 और q भी मतलब 1/2, ये आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2। बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 10c5 को कैसे ओपन करना, मैंने अभी आपको सिखाया, 10c5 मतलब 10 को 5 टाइम्स तक ओपन करो, मतलब 5 बार ओपन करना है, 10 एक बार हो गया, 9 दो बार हो गए, 8 7 और 6, 1 2 3 4 5, 5 तक नहीं जाना, ये 5 बार हो गया ना, बस इतने रुक जाना फिर, और 5 को पूरा ओपन करना, तो 5 4 3 2 और 1। ये 10c5 का इतना बड़ा एक्सप्रेशन है 10 में। अब यहाँ पे लिखा है 1/2 का पावर 5 है, और ये 1/2 का पावर, इसको सॉल्व करके तो ये भी तो 5 ही लिखा है, 10 में से 5 गया, 5 ही तो आते हैं, ये 1/2 का पावर 5, ये भी 1/2 का पावर 5, यानी 1/2 का पावर, ये भी 5 ये भी 5, मतलब 10। आपको पता है ना, बेस अगर सेम हो तो पावर की एडिशन होती है, तो 1/2 एक ही बार, और 5 और 5 कितना हो गया 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा काटा पीटी देख लेते हैं अगर हो रही है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ, तो ये 5 2 10, और ये 10 कट गया, और कोई कट रहा है क्या, तो ये 3 2 और 4 2। ठीक है, जो भी बचे कुछ एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन बचा, नीचे तो सारे कट गए, हमेशा काट पीट करना नीचे अगर कोई लोग रहे तो। यहाँ पे बचा 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू, ये तो 1/2 का पावर 10 है, सॉरी 1/2 का पावर 10। फिर इसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, 9 2 जा
18 और ये मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा 63 इंटू ये 2 2 जा 4, इसको ऐसे ही रख लो 2 2 जा 4 इंटू 1/2 टू दी पावर, आपको बता दूं 1 का पावर 10 मतलब 1 और 2 का पावर 10, ये 2 का पावर 10 जैसे का वैसे। अच्छा इसमें देखोगे तो ये 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ये बन गया 63 इंटू 1 ये 2 का पावर 10 ये 2 का पावर 2, तो 2 और 10 कट गए, तो ये बन गया 2 टू दी पावर 8, और 2 टू दी पावर 8 का मतलब कितना होगा, ये 63 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 8 मतलब होगा 256। कैसे निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 2 करते जाओगे 8 बार, तो 63/256 अपना आंसर रहेगा। किसका, इसका। मतलब सिंपल कैलकुलेशन ही है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, ये काटा पीटी करो जो आप बचपन में भी करते थे, तो 63/256। इससे कई ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन तो फिजिक्स में है, उसके कंपैरिजन में तो बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको याद कर रखना ये फॉर्मूला है, कितने में से कितना चाहिए, 10 में से 5 बोला था तो 10C5 रखा, टी मतलब हेड के बारे में बोला गया था इसलिए 1/2, और आर मतलब जो हमें था 5, 10 में से 5 गए, वैल्यू रखी और आंसर निकाला। ठीक है, इसको लिख लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखेगा, इसको आप अपने कॉपी में लिखते रहना वीडियो पॉज करके, ठीक है, और फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला अ die is thrown 6 times, if getting an odd number is success, find the probability of at least 5 success। यानी उनका बोलना है कि एक डाय है जिसको कितनी बार फेंका गया, 6 बार। हमें क्या करना है, जब भी प्रोबेबिलिटी है 4 लोग पहले लिख लो, एन, ई, क्यू और आर, ये 4 लोग पहले लिख लेना। ठीक है, आर मतलब जो चीज हमें निकालनी है, एन मतलब टोटल कितने दिए हैं, तो एक डाय है उसको थ्रोन किया गया, उसको फेंका गया कितनी बार, 6 बार, यानी एन की वैल्यू कितनी है 6। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, एन की वैल्यू कितनी होगी 6, और निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस, यानी 6 में से कितना चाहिए 5। लेकिन ये सिर्फ 5 नहीं है, ये एटलीस्ट है, ये इसके ऊपर ध्यान देना भाई, ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मतलब सिर्फ 5 नहीं चाहिए, कम से कम 5 चाहिए, सिर्फ 5 नहीं चाहिए, कम से कम 5 चाहिए। अब इसका क्या मतलब, जब भी 5 एटलीस्ट लिखा रहे, ऐसे एटलीस्ट, एटमोस्ट ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब होता है कि कम से कम 5 चाहिए, 5 से कम नहीं जा सकते। अच्छा 5 से कम नहीं जा सकते, एटलीस्ट 5 नहीं जा सकते, तो 5 से ज्यादा जाना पड़ेगा। 5 से ज्यादा कितना होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, बहुत सारे होते हैं। यानी हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इस समय ये समझ में आना चाहिए कि जब भी एटलीस्ट लिखा रहे तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखते हैं। उल्टा रहता है थोड़ा सा, अगर आप देखने जाओगे जैसे उल्टा फील होता है, पर वैसा ही है। जब भी एटलीस्ट रहे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्यादा लोग चाहिए, और अगर एट मोस्ट रहे तो कम लोग लेना, लेस देन इक्वल्स टू का साइन देना। यहाँ पे एटलीस्ट है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन देंगे, यानी हमें 5 या 5 से बड़े लोग चाहिए, 5 या 5 से कम लोग नहीं चाहिए, एटलीस्ट है ना इसीलिए। अब 5 या 5 से बड़े कौन कौन होते हैं, 5 या 5 से बड़े तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो बहुत सारे बड़े हैं। लेकिन हमारे पास टोटल कितना है 6, हम तो 6 तक ही जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 से बड़े चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 6 तक ही है, मतलब हमें 5 और 6 दोनों लोग चाहिए। अभी निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अपने पास फॉर्मूला होता है, अगर आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो उस आर की जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 5 है, इसके कंफ्यूजन है। इसका मतलब होता है 5 या 5 से ज्यादा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, 8, 9, वो लिखूंगा नहीं क्योंकि 6 तक ही परमिशन है, तो 5 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला रखो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मतलब 5 लोग वाला चाहिए। 5 लोग कैसे निकालते, कितनी बार है 6, तो फॉर्मूला होता है 6 में से चाहिए 5, 6 में से 5 ही तो चाहिए, और फिर p टू दी पावर 5 और q टू दी पावर 6 माइनस 5। ये क्या किया, ये 6c5 p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। इसमें p और q कहा गया वो हमने सोचा ही नहीं, अभी p और q भी सोच लेते हैं। p और q के बारे में क्या बोला, गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने को सक्सेस बोलो, सक्सेस मतलब p, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब हमें ऑड नंबर आने को सक्सेस बोलना है। ऑड नंबर्स कितने होते हैं, तो ये क्या लिखा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने होते हैं, किस में, डाइज में। डाई मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 में ऑड नंबर कितने होते हैं, ऑड नंबर होता है सर 1 3 और 5, क्योंकि 6 तक ही है ना, 1 2 3 4 5 6 में 1 3 5 तीन ही लोग है, कितने में से है,
कितने में से कितना, प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे तो कितने में से कितना ऐसे सोचना कि सर डाइस को रोल करते तो 6 लोग आते, उन 6 लोगों में 3 ही ऑड नंबर है, 6 लोगों में 3 ही ऑड नंबर है, तो उसको ऐसा लिखेंगे 6 लोगों में 3 ही ऑड नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर चाहिए। ये सारे आ गए। अच्छा 3/6 का मतलब कितना हो गया 1/2। अच्छा या p की वैल्यू अगर 1/2 है तो q की वैल्यू क्या रहेगी, q की वैल्यू भी 1/2 रहेगी। कैसे सर, वो 1 में से माइनस किया, ये मैंने ऐसे निकाला 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। बस वो यहाँ रख दो, यहाँ पे भी आएगा p की जगह 1/2, q की जगह 1/2। ये क्या किया मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला रखा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अगर मैं आपको बता दूं NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। अलग अलग r के लिए अलग अलग रहेगा। यहाँ r की जगह 5 है, इधर r की जगह 6 रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6C5, r की जगह बस 5 लिखा है, बाकी पूरा जैसे का वैसे। प्लस ठीक उसी तरीके से अब 6 के लिए सोचो। 6 के लिए कैसे सोचोगे, वही हमें क्या चाहिए, n की जगह 6 और इस बार r की जगह भी कितना है 6, तो 6C6 p टू दी पावर 6 q टू दी पावर 6 माइनस 6। बस ये NCR की वैल्यू रखी, इसके लिए r की वैल्यू 6 है और इसके लिए r की जगह कितना है 5 है। ये r की वैल्यू है, इधर r की वैल्यू, दो लोग है इसलिए दो बार फॉर्मूला लगेगा। और फिर क्या करो, फिर यहाँ पे लिखो ये 1/2, ये भी कितना 1/2, ये वाला फॉर्मूला 2 बार इस्तेमाल किया। अब इसके जो भी कैलकुलेशन है वो करते हैं, दिखने में थोड़े से बहुत गंदे नजर आते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी बाकी के चैप्टर देख लो, उसको अगर देखोगे तो आपको लगा नहीं यार ये ठीक है, ये कर लेते हैं। अच्छा 6C5 क्या है, 6C5 पे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मतलब होता है 6 को 5 बार ओपन करना। अगर आप 6 को 5 बार ओपन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2, 1 2 3 4 5, और फिर 5 को पूरा ओपन करो, 5 4 3 2 1, ठीक है। देन क्या लिखा है 1/2 का पावर 5, 1/2 का पावर 5 अगर आप करोगे तो ये 1/2 टू दी पावर 5, क्योंकि ये जो 5 है ना ये दोनों का है, ये 1 का भी है और 2 का भी। 1 का पावर कुछ भी लो 1 ही आता है, 2 का पावर 5 मतलब 2 टू दी पावर 5। इसको करते 6 में से 5 गए तो 1 बच गया, और 1/2 का पावर 1 यानी 1/2 ही होता है। प्लस में इसको सॉल्व करते, यहाँ पे क्या लिखा है 6C6 मतलब 6 को कितनी बार ओपन करना है 6 बार, और नीचे वाले 6 को भी पूरा 6 बार ओपन करना है, मतलब वही आएगा 6 5 4 3 2 1, और 6 को भी पूरा 6 5 4 3 2 1। 6 से 6 मतलब इसको भी पूरा ओपन कर, इसको यहाँ तक ओपन करोगे, इसको पूरा ओपन करोगे, तो आप देखो दोनों अगर सेम रहे तो ये भी सेम आ जाएंगे, और ये भी अगर सेम आ गए तो ये तो ऐसे ही कट गए, तो कटने का कितना आंसर आएगा 1, इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1, ठीक है। तो जब भी ये और ये नंबर आपको सेम दिखे तो हमेशा आप क्या लिखना 1 लिखना, ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर सेम दिखे तो डायरेक्टली 1 लिखना, क्योंकि वो आपस में कट जाता है। अच्छा देन इसके बाद कौन है 1/2 का पावर 6, यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटू में 1 का पावर 6 मतलब 1 और 2 का पावर 6 जैसे का वैसे। ये क्या लिखा है, ये 1/2 का पावर 6 माइनस 6, आपको बता दो 6 माइनस 6 का मतलब होता है 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 रहे, किसी भी नंबर का पावर 0 रहे तो ये 1 होता है, और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा। तो एक तरीके से ये क्वांटिटी हट गई, जब भी पावर में 0 रहे तो वो वाली क्वांटिटी हटा देना, सिर्फ बचा कुछ है लिखना। तो इसलिए मैंने इसके बाद कुछ आप लिख सकते हो लिखने के लिए 1 आता है करके, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 यानी 1 हो गया। अब बस इसे सॉल्व करना है, काटापिटी को देखो 5 4 3 2 5 4 3 2 कट गए, तो बचा कौन सिर्फ 6 इंटू में यहाँ पे 1 × 1 1, 2 का पावर 5 है और 2 का पावर कुछ नहीं है, तो कितनी बार 2 हो गए तो 6 बार। प्लस में यहाँ पे देखोगे 1 किसी काम के नहीं होते, ये 1/2 टू दी पावर 6। आगे अब आप देखोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे है सेम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहे तो एक ही बार लिखो, और 6 1 जा 6 प्लस 1, सॉल्व करने पे कितना आएगा 7 डिवाइडेड 2 टू दी पावर 6, आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो। 2 टू दी पावर 6 मतलब 6 बार 2 है, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 2 3 का ग्रुप मतलब 8 8 जा 64, क्या जाएगा 64। 2 टू दी पावर 6 मतलब 64 होता है। बस दैट्स ऑल, ये अपना आंसर है, ये मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए। अरे लिखो, लिखना है ये। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कभी कभार बोर्ड के क्वेश्चन में इतने आसान सिंपल वाले क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि हंसी भी आ जाती है, ठीक है। जैसे जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, जब इसका सॉल्यूशन देखोगे आपको भी लगेगा नहीं यार सच में इजी क्वेश्चन था।
इस क्वेश्चन में बोला है कि ये बी दिखा मतलब बायनोमियल का क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का कुछ भी दिखे। सिंपल क्या बोला, पी की वैल्यू दी है, ई ऑफ एक्स दिया है और पूछा है एन की वैल्यू बताओ और वेरिएंस ऑफ एक्स बताओ। 2 मार्क्स के लिए आता है तो लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है कि पी की वैल्यू कितनी है 0.6। अगर पी की वैल्यू 0.6 है तो अभी मैंने बताया क्यू क्या रहेगा। क्यू कैसे निकालते, 1 में से पी को माइनस करो, 1 में से 0.6 को माइनस करो, यानी ये 0.4 बन गया। अच्छा फिर आगे क्या दिया, ई ऑफ एक्स। अच्छा ये ई ऑफ एक्स क्या है, ई ऑफ एक्स जो होता है ये और कुछ नहीं, ये आपका मीन होता है, ये मीन होता है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। ई ऑफ एक्स का मतलब एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन होता है। तो ई ऑफ एक्स यानी कि मुझे मीन दिया है और मीन की वैल्यू कितनी दी है 6, और जैसे मीन लिखे पहले मीन का फॉर्मूला लगाओ। मीन का फॉर्मूला क्या था, एनपी, और इक्वल्स टू कितना 6। कहां लिख के दिया सर, आप देख लो स्टार्टिंग में लिख के दिया, मीन मतलब एनपी। जो जो पता है वो रखो। एन पता है क्या, नहीं। पी पता है क्या, तो हाँ एन जैसे का वैसे। पी कितना 0.6 इक्वल्स टू कितना 6। सर एन नहीं पता ना, और हर चीज थोड़ी देंगे, एक तो निकालना पड़ेगा ना। 0.6 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 0.6। अब इसको कैसे करें, तो कुछ नहीं, इसमें अगर आपको इसके साथ ये कट गया तो ये 1/0.1 और 1/0. ये पॉइंट डरा रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और इसको, एक ही डिजिट बाद है ना, इसीलिए इसको 10 से करेंगे तो 10 और इसको 10 से करेंगे तो सिंपल कितना आएगा 1, यानी ये फाइनली कितना बन गया 10, यानी n की वैल्यू कितनी है 10। एक बात याद रखना, n हमेशा इंटीजर में आंसर आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आता, फ्रैक्शन में नहीं आता, n हमेशा इंटीजर में आना चाहिए आंसर, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाना कहीं पे तो भी गड़बड़ हुई। n आ गया, फिर क्या बोला, वेरिएंस ऑफ x निकालो। वेरिएंस ऑफ x कैसे निकालते, तो अभी बताया, वेरिएंस ऑफ x का मतलब होता है npq। क्या है ये फॉर्मूला, वैल्यू रखो, n कितना 10, ये अभी निकाला। p कितना है, तो p की वैल्यू 0.6 और q कितना है, तो 0.4। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 0.6 को 6, ये आ जाएगा 6 इंटू 0.4, 6 4 जा 24, लेकिन डेसिमल था तो यहाँ पे आएगा डेसिमल, और एक इसकी वैल्यू होगी वेरिएंस ऑफ एक्स की। बस हो गया सिंपल। जो जो दिया, पी दिया था, क्यू की वैल्यू अपन ने निकाली, ई ऑफ एक्स दिया था, ई ऑफ एक्स दिखते ही फॉर्मूला लगाया, इसमें से एन चाहिए था और वेरिएंस ऑफ का फॉर्मूला लगाया। डायरेक्ट फॉर्मूला दे दे, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसमें दो सब क्वेश्चन है, पहला है एग्जैक्टली 6 हेड एंड आफ्टर दैट एटलीस्ट 6 हेड, ठीक है। पहले इसके बारे में देखते हैं। सिंपल वही 4 किरदार, कुछ नई चीज नहीं करना। पहले मैं लिखूंगा एन कौन है, फिर मैं लिखूंगा आर कौन है। आर तो हमें सब क्वेश्चन में जो दिया है वो, फिर सोचेंगे पी कौन है और क्यू कौन है। हर सब क्वेश्चन के लिए अलग अलग आर होता है, ठीक है। हर सब, इसके लिए आर अलग रहेगा, इसके लिए आर अलग रहेगा। 3 लोग फिक्स रहेंगे, एन, इसके बाद पी लिख लेते और फिर क्यू, ये 3 लोग फिक्स रहेंगे। आर की वैल्यू बदलते रहेगी डिपेंडिंग अपॉन सब क्वेश्चन, इसमें आर अलग है, उसमें आर अलग है, क्योंकि अलग अलग चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले पी एन देख लेते हैं। एन मतलब टोटल, टोटल कितना बार है 10 टाइम्स, एन की वैल्यू 10। फिर पी, पी मतलब सक्सेस। अब सक्सेस किसे बोला है, अ फेयर कॉइन इज, अ फेयर कॉइन मतलब एक कॉइन को हमें टॉस करना है, ठीक है। फेयर का मतलब गोरा नहीं होता, गोरा कॉइन है करके, ठीक है। फेयर का मतलब होता है कि जो कॉइन है ना वो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है उस कॉइन में। अगर टॉस करूंगा तो दोनों के 50-50% चांसेस है। अगर अनफेयर लिखा होता तो अनफेयर का मतलब होता है कि वो कॉइन थोड़ा सा जुगाड़ वाला है, थोड़ा सा बेंड है, मतलब फेंकोगे तो हमेशा हेड आएगा। अनफेयर मतलब जिसमें गड़बड़ हो, दोनों तरफ हेड हो। सर मेरे पास ऐसा कौन है जिसमें दोनों तरफ हेड होता है, सर मेरे पास ऐसा कौन है जिसमें दोनों तरफ हेड, ऐसे वाले नहीं चलेंगे, ठीक है। नॉर्मल फेयर यूजेस लेना है, ठीक है। नॉर्मल जो हम जनरलाइज में देखते हैं, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, इसलिए फेयर वर्ड यूज किया जाता है। खैर अगर आप कोई भी नॉर्मल पॉइंट टॉस करते हो तो 50-50% चांसेस होते हैं। तो और हेड के बारे में बोला गया, तो हेड कितना आता है, तो हेड और टेल में से हेड एक ही बार है, मतलब 2 में से एक ही चांसेस है, 50% चांसेस है। क्यू की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी, ठीक है। ये 1 में से माइनस करोगे तो क्यू की वैल्यू यही आएगी। आर की वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो पहले वाले के लिए आर की वैल्यू देखते हैं। इसमें क्या बोला है, एग्जैक्टली 6 हेड, मतलब सिर्फ 6 चाहिए, यानी आर की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है। अच्छा, और यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट 6x, मतलब कम से कम 6 चाहिए, कम से कम रहा मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 लेना, ठीक है। ये वाला देखते हैं। अगर आर की वैल्यू 6 है, अगर आर की वैल्यू 6 है तो फॉर्मूला क्या था, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो किसी एक्सपेरिमेंट की जिसमें आर की वैल्यू इक्वल्स टू 6 है, आर की वैल्यू कितनी, इक्वल्स टू 6, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में पहले लिख लेते हो।
प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर N माइनस R। ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। अब यहाँ पे रखे n की जगह पे कितना है, 10 में से कितना चाहिए, 6, फिर p मतलब 1/2 का पावर 6 इंटू 1/2 का पावर 10 माइनस 6, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो तो ये लिखा है 10c6 मतलब 10 को कितनी बार ओपन करना है, 6 बार। 10 को कितनी बार ओपन करना है, मुझे 6 बार करना है। तो कैसे करोगे, 10 9 8 ऐसे लिखोगे ना, 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5 6 और डिवाइडेड बाय 6 को पूरा 6 5 4 3 2 और 1 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज आपको सिखा रहा हूं, ऐसे करोगे तो भी आंसर आता है, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरा फर्ज बनता है मैं आपको कुछ एक अलग चीज सिखाऊं। 10c6 में क्या होता है जनरली, सपोज करते अगर किसी फलाने क्वेश्चन में या अगर आप एंट्रेंस वगैरह दोगे, सीईटी वगैरह दोगे, हो सकता है कि अगर उन्होंने ऐसा निकाल दिया 100c98, अब क्या करेंगे सर, अगर 100c98 दिया तो अब आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करते हैं। तो आपने जैसे बोला, आपने बोला 100 को 98 तक ओपन करो, तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 96, वो तो पूरा 98 तक ओपन करना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा। फिर 98 को भी ओपन करो, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, तो वो तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर वो तो जमेगा नहीं, इतना समय तो हमारे पास होता नहीं है। तो अब जो मैं चीज सिखा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। असल में ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें कंसेप्ट होता है जिसे बोला जाता है सिलेक्शन इज इक्वल्स टू रिजेक्शन। सिलेक्शन इज इक्वल्स टू रिजेक्शन। अब ये सिलेक्शन इक्वल्स टू रिजेक्शन क्या है, इसका कहना यह है कि जितने भी चीजें आप सेलेक्ट करते हो वो हमेशा बराबर अमाउंट में होती है जितने भी चीजें आप रिजेक्ट करते हो। इसका क्या मतलब है, इसको एक बेस्ट एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। जैसे सपोज करते कि मेरा स्वयंवर है, ठीक है, मेरा स्वयंवर है और है और उन 10 लड़कियों में से मुझे क्या करना है, 4 लड़कियों को सिलेक्ट करना है, मुझे बताना है कि हाँ मेरे को ये 4 लड़कियां पसंद आई, मैं इन 4 लड़कियों से शादी करूंगा। तो मेरे पास 10 लड़कियां है, 10 में से कितने लड़कियों से शादी करनी है, 4 लोगों से। अब वो मैं किस अंदाज में बताऊंगा, इसी को सिलेक्शन रिजेक्शन का कंसेप्ट बोलते हैं। अब मैं किस अंदाज में करूंगा, अगर मुझे सपोज 4 लड़कियों को सिलेक्ट करना है, कितने में से, 10 में से। 10 में से अगर मेरे को 4 लड़कियों को सिलेक्ट करना है तो पहला तरीका ये होगा, मैं आऊंगा, मैं स्टेज पे खड़ा हूंगा, मैं दुनिया को बताऊंगा कि देखो इन 10 में से मेरे को ये 4 लड़कियां चाहिए। मैं उन चारों को गिनूंगा, 1 2 3 4, ये 4 लोग मेरे को चाहिए। तो दुनिया को पता लग जाएगा कि अच्छा सचिन सर ने ये 4 लोगों को सेलेक्ट किया है। तो यानी अगर मुझे 10 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है तो 10c4। यहां तक ये बात क्लियर होगी। अच्छा, फिर रिजेक्शन क्या है, रिजेक्शन का मतलब होता है कि अगर मुझे 10 में से 4 लड़कियों को सेलेक्ट करना ही है, बताना ही है दुनिया को कि मेरे को ये 4 लड़कियां चाहिए, मैं एक और तरीके से बता सकता हूँ, बिना उन 4 लोगों का नाम लिए, तब भी दुनिया को पता लग जाएगा कि इन्हीं 4 लोगों का नाम लिया है। वो कैसे, अगर मुझे 10 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि मेरे को ये 6 लोग नहीं चाहिए, ये 6 लोगों को निकाल दो, रिजेक्ट करो। मैंने उन चारों का नाम नहीं लिया, मैंने उन 6 को निकाल दिया। तो 10 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करो या 10 में से 6 लोगों को रिजेक्ट करो, तब भी तो वो 4 ही गिने जाएंगे। नहीं, आपको मेरी बात समझ में है ना। तो इसका मतलब होता है कि जब भी आप चीजों को सेलेक्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो वो सेम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 10 में से 4 चीजें आप सेलेक्ट करो या फिर 10 में से 6 लोगों को भगा दो, रिजेक्ट करो, दोनों एक ही बात होती है। अच्छा, दिखने में तो अलग अलग, और दिखने में अलग अलग कुछ भी हो, सॉल्व करने के बाद दोनों का आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ गया। तो सिलेक्शन इक्वल्स टू रिजेक्शन, जितनी भी चीजें आप सेलेक्ट करते हो उसकी क्वांटिटीज हमेशा रिजेक्शन के बराबर आती है। अगर 10 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसका मतलब ये भी है कि आप 10 में से 6 लोगों को रिजेक्ट करते हो। बात समझे। इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज तब करेंगे जब बड़े बड़े नंबर्स हो। जैसे अगर मेरे को 100 में से 98 लोगों को सेलेक्ट करना है तो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है अगर 100 में से 98 लोग मेरे को चाहिए, उससे अच्छा मैं 2 को ही निकाल दूं, अपने आप 98 बच जाएंगे मेरे पास। तो 100c98 का मतलब ये हो जाएगा 100c2। इसका आंसर सेम है। ये करने से अच्छा ये वाला करेंगे। और ये कैसे करते हैं, 100c2 मतलब 100 को 2 बार ओपन करो, 100 इंटू 99 हो गया 2 बार, और 2 को पूरा करो, 2 इंटू 1। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 कितना है ये 9 जा 18, फिर 1.5, यानी सॉल्व करने पे आया 9
सॉरी 4950 49, ये इसका आंसर। कुछ बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन तो है कि पूरा ओपन करके भी आप कर सकते हो। तो अभी 2 क्वेश्चन तो मैंने नॉर्मली करवा के थे, इसको मैं अभी वो ट्रिक लगा के आप लोगों को बताता हूं। अब जैसे 10C6 है तो 10C6 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10C6 का मतलब 10 में से 6 लोग चाहिए, यानी कितने लोगों को रिजेक्ट करो, 4 लोगों को आप रिजेक्ट करो। तो 10C6 लेने के बजाय 10C4 लेना। 10C4 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 9 8 और 7 हो गए 4 बार, और 4 को पूरा, ये भूल जाओ अभी, ये वाला लेना, ठीक है। 4 3 2 1, नीचे वाले को हमेशा पूरा ओपन करते हैं। खैर इधर आते 1/2 का पावर 6, ये 1/2 का पावर 6 है, और ये 10 - 6 मतलब कितना 4 है, तो 6 और 4 10, यानी 1/2 का पावर 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, काटा पेटी कर लेते, ये देखो ये 4 2 जा 8, 8 के साथ 8 पहले ही कट कर लेते, 3 3 जा 9, तो 10 3 7, 10 30 37 जा 210, क्या गया 210 इंटू 1 अपॉन, अच्छा 2 टू द पावर 10 कितना होता है, 2 का पावर 10, यानी 1024 ना, 2 का पावर 10 मतलब 1024 होता है। 1 GB नेट आपको इंटरनेट मिलता है ना पर डे का, 1 GB पर डे वाला है ना, तो 2 टू द पावर 10 मतलब 1024, ऐसे याद रखना। बस इसमें अगर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर लो, कितने से रिड्यूस होगा, मेरे ख्याल से ये 2 से कट जाएगा, है ना दोनों, तो 2 1 जा 2 2 5 जा, और इसको 2 से करोगे तो 512, ये 1 GB है, उसका आधा कितना होता है 512 MB, है ना। और रिड्यूस होगा क्या, ये बन गया 6 और ये 6, नहीं होता, इतना ही है। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। क्या का आंसर है ये, इसका पहले वाले का है, ठीक है। क्या क्या 10C6 था, मैंने 10C6 को 10C4 माना, क्योंकि सिलेक्शन और रिजेक्शन 10 में से 6 सेलेक्ट करना है, मतलब 4 को रिजेक्ट करना, एक ही बात है। 10 को 6 बार ओपन करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि 10 में से 4 बार ओपन करो। 10 को 4 बार ओपन किया और 4 को पूरा ओपन किया, काटापिटी की, तो आंसर, ठीक है। अब वो दूसरे इसमें देखते हैं कि एटलीस्ट 6 हेड रहा तो क्या करेंगे, ये आप लिख लीजिए। ये वाला देखिए, एटलीस्ट 6 हेड, अगर एटलीस्ट 6 हेड मतलब मुझे क्या करना है, अच्छा इसमें से n की वैल्यू कितनी, वही 10, अच्छा, और p की वैल्यू कितनी रहेगी, वही 1/2, q की वैल्यू कितनी रहेगी 1/2, r की वैल्यू बदलती रहेगी। इस बार r की जो वैल्यू है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है r, और r की वैल्यू क्या है, एटलीस्ट, एटलीस्ट रहा तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है 6 है, तो इस पे यहाँ पे आएगा 6। तो अब क्या करें, अब वही 6 या 6 से बड़े, यानी 6 7 8 और 9, कितनी बार फेंकना है 10 बार, 9 और फिर कितना आएगा 10। हाँ मतलब हर एक इसमें फॉर्मूला लगाना है, एनसीआर, हाँ लगाना तो पड़ेगा, क्या ही करे भाई, है ना। लेकिन ठीक है, बढ़िया है भाई, बाकी के कंपैरिजन मेरे को तो बढ़िया लगता है कि चलो कैलकुलेशन ही तो करना है, कर लेंगे। T6 जो है इसको हम लिखेंगे, अच्छा 10 में से थे ना, 10 में से 6, 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 10, इसको अपन लिखेंगे 10C6 प्लस, सॉरी 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 10C6, फिर यहाँ पे आता है p टू दी पावर r, q टू दी पावर n माइनस r, तो p टू दी पावर 6, q टू दी पावर 10 माइनस 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 10 में से कितना लेना है 7, p टू दी पावर 7, q टू दी पावर 10 माइनस 7, फिर आएगा 10C8, फिर आएगा p टू दी पावर 8, q टू दी पावर 10 माइनस 8, फिर आएगा 10C9, p टू दी पावर 9, q टू दी पावर 10 माइनस 9, उसके बाद आएगा 10C10, है ना, बोर्ड छोटा पड़ गया यार, 1/2 टू दी पावर 10, और ये 1/2 टू दी पावर, ये तो जीरो ही आने वाला, 10 में से 10 गया तो जीरो ही आएगा। इसको कर लेते हैं, ये 1/2 है, पी क्यू की वैल्यू 1/2, पी क्यू की वैल्यू 1/2, पी क्यू की वैल्यू 1/2 और पी क्यू की वैल्यू 1/2। थोड़ी छोटी हैंडराइटिंग निकाल रहा हूँ तो आप जूम करके देख लेना।
अब यहाँ पे बोला है 10C6। अब यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाएंगे। हाँ, स्मार्ट तरीका क्या है, इसको ना अभी ओपन नहीं कर रहा, क्यों वो आपको बाद में समझा, क्योंकि कैलकुलेशन मेरे को थोड़ा आसान भी करना है, लेंदी नहीं करना है ना। एक काम करेंगे, ये 10C6 को जैसे का वैसे, अच्छा ये लिखने से पहले आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखो। 1/2 का पावर कितना है 6, और ये 1/2 का पावर कितना है 4। ठीक है, 1/2 का पावर 6 है, 1/2 का पावर 4 है, यानी सर दोनों सेम है तो पावर की एडिशन, तो 6 + 4, 6 + 4 कितना हो गया 10, यानी ओवरऑल 1/2 का पावर 10 है। 6 + 4 10, 1/2 का पावर 10। इधर देखो 1/2 का पावर 7 है और 1/2 का पावर 3 है, 7 और 3 वापस से 10 बन गए, ये भी 1/2 का पावर 10 है। ठीक उस तरीके से ये भी 1/2 का पावर 10 है, ये भी 1/2 का पावर 10 है, वो भी 1/2 का पावर 10 है, यानी हर जगह पे 1/2 का पावर 10 है। तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 का पावर जो 10 है वो ले लेता हूँ कॉमन, तो बचेगा कौन, तो ये सी वाले लोग बचेंगे, तो लिख लो 10C6, फिर 10C7, फिर 10C8, फिर 10C9 प्लस 10C10। बस इसको करना है। ठीक है, अब 1/2 का पावर 10 तो हमें पता ही है ना, इसका कैलकुलेशन ये ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है, आपने ये लिख लिया होगा, इसका कैलकुलेशन यहां करते हैं, यहां कैलकुलेशन करेंगे इसके बाद का। ठीक है, तो इसके बाद वाला कैलकुलेशन यहां देख लो भाई, गरीबी है थोड़ा सा, है ना बहुत छोटे पड़ रहे। 1/2 का पावर 10 ये जैसे का वैसे, यानी 1/2 जिसको आगे जाके 1024 लिखूंगा ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करना है। 10C6, 10C7, 10C8, 10C9, 10C8। जो जेई वगैरह करते हैं वो इसको और शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, पर मेरा थोड़ा सा पढ़ाना इस तरीके से कि एवरेज बच्चों को भी समझ में आ जाए। वैसे प्रॉपर्टी भी होती है, जो जेई वाले है वो मेरी बात सुनना, अगर इनकी ऊपर वाले सेम हो और नीचे एक का डिफरेंस हो तो ऊपर +1 करके नीचे बड़ी वाली क्वांटिटी लिखते, वो एक फॉर्मूला होता है उससे भी आएगा, लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सबको पढ़ाना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 10C6 है तो वो रिजेक्शन वाला कंसेप्ट, 10 में से 6 लोग सेलेक्ट करने से कहीं ज्यादा बेहतर है, 10 में से 6 लोगों को वो पकड़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है 4 लोगों को रिजेक्ट कर दो, है ना। तो 10C6 को मैं लिख सकता हूँ 10C4 प्लस, ठीक उसी तरीके से 10 में से 7 लोग सेलेक्ट करने से बेहतर है कि 10 में से कितना 3 को रिजेक्ट कर दो, 10 में से 8 लोग सेलेक्ट करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि 10 में से 2 लोगों को रिजेक्ट करो, 10 में से 9 लोग सेलेक्ट करना से बेहतर है कि 10 में से 1 लोगों को रिजेक्ट कर दो। और 10C दोनों सेम रहे तो सीधा 1 लिखना, सीधा 1। अब आगे ये बन गया 1/, इसको आप लिख सकते हो 1024 1 GB डाटा, है ना। और करली ब्रैकेट में 10C4 मतलब 10 9 8 7, 4 बार हो गए, इसको 4 को पूरा 4 3 2 1। 10C3 का मतलब होता है 10 9 8 और 8, 3 को पूरा 3 2 1। 10C2 का मतलब 10 9 और 2 into 1। 10C1 का मतलब 10 into 9, और एक ही बार करना है तो 10 ही आएगा, और ये 1। 10C1 10 को एक ही बार लिखना तो एक ही बार लिखा मैंने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1024 लिखा, 1024 जाएगा 11024 करली ब्रैकेट में, काटा पेटी करते हमेशा बड़े नंबर को काटने की कोशिश करना। 4 दूने 8, 8 के साथ 8 कट गया, 3 3 9, तो 10 3 30 into 7 210 प्लस, यहाँ पे देखोगे तो 2 4 और 3 3 4 3 12 यानी 120। यहाँ पे देखोगे तो ये बन गया 5 5 9 45 प्लस ये 10 + 1 11, 10 और 1 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 0 + 0 + 5 + 1 यानी यूनिट प्लेस पे 6। सेकेंड डिजिट देखते हैं, 1 और 2 3 और 4 7 और ये 8। थर्ड डिजिट देखोगे 2 + 1 3, नीचे 1024। 2 से आई थिंक रिड्यूस हो जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे तो 2 1 2 9 2 3 और इसका आधा होता है 512, है ना, 1 GB का आधा 512 होता है। और कटेंगे क्या, और नहीं कटते, इतना ही है 193/512। तो ये आप लिख लीजिए, यही अपना फाइनल आंसर है। अरे बहुत मजा आता है, आप एक बार क्वेश्चन करना तो सॉल्व तो करके देखना, जब आप ये चीजें खुद से करोगे ना तो अलग प्रकार का आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। लिख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, नन इज स्पेड। ठीक है, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे इसको कैसे करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक फंडा वही, 4 लोग होते हैं जिसमें से 3 तो गिवन रहेंगे, एक जो आर की वैल्यू रहती है वो सब क्वेश्चन में रहेगी। ठीक है, ये इसके लिए आर अलग रहेगा, इसके लिए आर अलग रहेगा, 4 लोग रहेंगे, एन पी आर और क्यू ऐसे। तो सबसे पहले देख लेते हैं उनका क्या बोलना है कि 5 कार्ड्स जो है वो मुझे निकालने हैं। कितने कार्ड्स निकालने हैं, 5 कार्ड्स निकालने हैं सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट। अच्छा, ये रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर 5 कार्ड निकालने हैं तो 5 कार्ड कैसे निकाले जाते हैं, ये एक पत्ता निकाला, ये दूसरा निकाला, ये तीसरा निकाला, ये चौथा निकाला, ये पांचवा निकाला। इसको बोलते हैं 5 कार्ड्स को निकालना विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होता है, रिप्लेसमेंट मतलब एक पत्ता निकाला, देखा, अच्छा वापस रखा, फिर वापस निकाला, फिर वापस रखा, ऐसे 5 बार। ठीक है, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपको वापस रखना है। पहला पत्ता निकालोगे, जब आप दूसरा पत्ता निकालने जाओगे उसके पहले वो पहला वाला रखना पड़ेगा, फिर आप निकालते जाओ। ठीक है, मतलब पहले 52 है, एक निकाला, अब 51 में से नहीं निकालना, वापस रख के फिर से निकालना है। ठीक है, उसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब वापस रखना है। ठीक है, जो कार्ड है वो वापस रखना है। ठीक है, और कार्ड्स कितने मेरे पास, टोटल कार्ड्स है मेरे पास 52। मेरे पास कितने कार्ड्स है, टोटल 52 कार्ड्स है। तो मैं प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ऑल द 5 कार्ड्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्पेड रहने चाहिए। ठीक है, देखते सबसे पहले हमें एन के बारे में सोचना है, एन क्या रहेगा, फिर हमें सोचना है पी क्या रहेगा, फिर हमें सोचना है कि क्यू क्या रहेगा, आर की वैल्यू तो अलग अलग रहेगी। तो पहले क्वेश्चन के लिए आर की वैल्यू सोचते हैं। पहले क्वेश्चन में जो आर की वैल्यू रहेगी वो कह रहे ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब सारे के सारे क्या रहने चाहिए, स्पेड रहने चाहिए। तो कैसे सोचेंगे वो देखना है ना, सारे के सारे जो है वो स्पेड चाहिए। 52 में से स्पेड के बारे में जानकारी निकालनी है। अच्छा, स्पेड कितने होते हैं वो सोचते हैं। मेरे पास स्पेड होते हैं सर 13 स्पेड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा स्पेड क्या चीज है तो मैं आपको बता देता हूँ, जिनको नॉलेज नहीं है वो देख लो, जिनको पता है वो थोड़ा सा आगे मूव कर लेना। ठीक है, तो 52 है तो 52 में ना टोटल कार्ड्स 52 होता है, इसमें से 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और 26 जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। ठीक है, अच्छा इन ब्लैक में भी 2 लोग आपको दिखेंगे क्या, तो ब्लैक कलर में आता है एक ऐसा ऐसा टाइप का कुछ तो भी दिखेगा कि जिसे स्पेड बोला जाता है, ऐसे डिजाइन वाला। ठीक है, और एक और होता है ऐसे, इस ऐसे पंजे टाइप थोड़ा सा होता है, पेड़ जैसा भी आप बोल सकते हो, इसे बोला जाता है क्लब। ठीक है, रेड की अगर मैं बात करें तो इसमें होता है रेड कलर का क्या रहता है, दिल है ना, ये होता है, ये इसको बोलते हैं, दिल को क्या बोलते हैं भाई, हार्ट। ठीक है, हार्ट है, मुझे जल्दी याद नहीं आता ये सब चीजें इस मामले में। और अगर दूसरी बात करें तो हाँ, रेड कलर का क्या होता है, डायमंड। हमारे केस में जो डायमंड है वो रेड कलर का रहेगा। खैर, तो ये कितने हो गए, 26 है तो दोनों में बांट दो, तो ये हो गया 13, ये हो गया 13, ये हो गया 13, ये हो गया 13। 13 लोग कौन होते हैं, 13 लोग होते हैं वन, ए नाम का पत्ता होता है, पता है ना आपको, एक का होता है, वन होता है, वन नहीं होता, एक का होता है, सीधा 2 से स्टार्ट होता है, एक का, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जे, किंग, क्वीन, ऐसे 13 लोग होता है। ठीक है, एक एस नाम का पत्ता रहता है, उसके बाद 2 3 से लेके जे, क्यू और किंग ऐसे तक जाते हैं, 13 13 का ये रहता है। ये वैसे 10th में भी पढ़ाते हैं, पर फिर भी मैंने बता दिया, जो है ना कुछ कुछ होते हैं मेरी तरह गरीब जो कभी कभी भूल जाते हैं, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में इसमें स्पेड बोला है कुछ और पूछ लिया, तो फेस कार्ड वगैरह पूछ लिया, तो हार्ट पूछ लिया, तो याद आ जाए, इसलिए ये सब बताएं। ठीक है, खैर जिनको ये सब चीजें पहले से आती है उनको वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे ही चलते रहना। ठीक है, तो स्पेड कितने होते हैं, 13, कितने में से, 52 में से, 52 में से 13 जो होते हैं वो स्पेड होते हैं, इसलिए इसको पी बोला है, क्योंकि स्पेड के बारे में चर्चा चल रही है। इसमें हेड के बारे में चर्चा चलेगी, वहां पे 1/2, हेड बोला तो 1/2, ऑड नंबर बोला तो 3/6 डाइज में, है ना, कार्ड बोला तो स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं 52 में से। तो 52 में से 13 मतलब कितना हो गया, 1/4, कटापिटी करोगे कितना आ जाएगा, 1/4। तो क्यू की वैल्यू क्या है, अगर ये 4 में से 1 है, ये कितना होगा, 4 में से 3। कैसे, ये अगर 4 में से 1 है तो बचा कितना, 4 में से 3 ही तो बचे, इनका नाम नहीं है, तो 4 में से 3। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये 1 - 1/4 करो, 1 में से p करो, तब भी आता है। ठीक है, अच्छा खैर आर की वैल्यू अलग अलग रहेगी। आर की वैल्यू क्या बोले, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, कितने लेने हैं, 5 कार्ड्स लेने हैं,
पर मैं कार्ड्स कितने निकाल रहा था सर, कार्ड्स तो आप 5 ही निकाल रहे थे, और अभी कितना निकालना है, अभी भी 5 निकालना है। अच्छा, आर की वैल्यू भी 5 है और एन की वैल्यू भी 5 है, 5 में से 5 पूरे निकालना है, ठीक है। बस अब आगे सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की, तो वो होता है एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो रट भी गया होगा धीरे धीरे। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 5 की निकालनी है। यहाँ पे एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं बोला है तो मजे है, कोई ग्रेटर देन लेस देन नहीं है, डायरेक्ट खेलना है। एन की जगह 5 में से 5 लेना है। टी मतलब कितना, 1/4 टू द पावर 5, 1 बाय क्यू कितना है, क्यू की वैल्यू 3/4, 3/4 टू द पावर 5 माइनस 5। तो 5 से 5 दोनों सेम है तो एक ही 1 आंसर आता है। 1/4 का पावर 5 यानी ये 1/4 टू द पावर 5 बन गया, इनटू 5 माइनस 5 तो 0 बन गया। जब भी 0 बने पावर तो इग्नोर, जब भी पावर 0 बने तो क्या करना, इग्नोर करना। क्यों इग्नोर करना, क्योंकि ये 1 बनता है, 1 इंटू एनीथिंग तो यही रहेगा, मतलब सिर्फ यही लिखना है। 1 इंटू 1, ये इंटू 1 लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है, अगर लिखना भी रहा तो। खैर ये कितना बनेगा, 1 तो किसी काम के नहीं होते हमारी तरह। और 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5 मतलब होगा 4 को 5 बार करोगे तो ये असल में ना 1024 ही आएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे 1024 आप करते रहना है। जब आपको रात काली करनी है तब आप ये सब कर सकते हो। अब के बार सेकंड वाला इधर करते हो। सेकंड वाला इसमें क्या बोला है, नन स्पेड, कोई भी स्पेड नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। तो आर कितना लू, 0। आर क्या था, आर पहले स्पेड था, तो आर की स्पेड के बारे में चर्चा चल रही ना। 5 स्पेड निकाला, उन्होंने बोला कोई भी स्पेड नहीं चाहिए, मतलब आर की वैल्यू कितनी चाहिए, 0। 0 दिखे तो भाई पहले स्माइल कर लेना। क्यों सर, वो इसलिए क्योंकि 0 आने से सारे आंसर जो है मेजोरिटी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाते हैं, है ना। 0 हो गया, 1 हो गया, ये बहुत अच्छे नंबर होते हैं ना, जल्दी जल्दी आंसर निकाल के देते हैं। खैर प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है आर की जिसमें वैल्यू 0 है, कितने कार्ड्स थे, एन की वैल्यू 5 है, तो 5C 0, p टू द पावर 0, p मतलब कौन था, p मतलब 1/4 का पावर r और 3/4 का पावर 5 माइनस 0। बस एक फॉर्मूले में रखा, ये वाले फॉर्मूले में कितना बना, 5C0। 5C0 का मतलब क्या होगा, 5 में से 0 चीजें सेलेक्ट करनी है। 5 में से 0 करना वाला कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है तो क्या करो, कुछ मत करो। तो क्या करो सर, इसको इग्नोर, इग्नोर भाई, ये बढ़िया चीज होती है। 5 में से कुछ सेलेक्ट ही नहीं करना, सेलेक्ट ही नहीं करना तो मैं काय को दिमाग लगाऊं, कुछ नहीं करना, इग्नोर करना, ठीक है। मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूं तो 5C0 मतलब 1 होता है, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं गिरता। ये भी देखो पावर में 0, पावर में 0 रहा मतलब इग्नोर। क्यों, क्योंकि ये भी 1 ही होता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसको करना है। 5 माइनस 0 5 बचा, इस पे ध्यान रखना। तो इसका आंसर कितना आया, 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 5। तो अब ये वाली क्वांटिटी 4 टू द पावर 5 मतलब 1024, और 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 मतलब आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना बन गया 9, 9 इंटू 3 मतलब 9 इंटू 9 इंटू 3, 81 इंटू 3 यानी 3 8 3 जा 24, तो 243 चेक करना, 8 3 जा 24 और 1, ठीक है। तो ये अपना रहेगा आंसर, ठीक है, फाइनल वाला। अब आप इसे लिख लीजिए और अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। कॉपी में लिखते रहना है, नोट्स बनाना है, यही वो लोग हैं जो आपकी नैया पार करा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से संभाल के रखो, है ना, कि इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अच्छे से नोट्स बना के रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट 10% ऑफ आर्टिकल, आप लोग लिख रहे हो ना, लिखना है ये सब, ठीक है, ऐसे सिर्फ देखने से नहीं आएगा। It is known that 10% of certain articles manufactured are defective. What is the probability that in a random sample of 12 such articles, 9 are defective? भाई एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है और इसमें दो क्वांटिटीज को से एक डिफेक्टिव वाली केस है। डिफेक्टिव होगा नहीं तो अनडिफेक्टिव, मतलब अच्छा होगा नहीं तो डिफेक्टिव होगा, अच्छा या खराब, इसलिए ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। सो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पहली चीज जिसको देख के मतलब कोई भी बच्चा डर जाता है वो ये है, सर ये क्या बला है ना, ये क्या बला है सर, 10%, कोई बला वाला नहीं है, वो अच्छी चीज है। 10% मतलब उन्होंने बना बनाया खाना आपको परोसा है, बना बनाया उन्होंने पी की वैल्यू दे के रखी है। 4 लोग होते हैं, एन पी आर और क्यू, उसमें से पी की वैल्यू बना बनाई दी है, ये तो और अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा वही 4 लोग वैसे के वैसे ही लिख रहे हो, एन लिखना है, पी लिखना है
और क्या लिखना है, क्यू लिखना है। आर की वैल्यू तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्या फाइंड आउट करना है। जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है वो हमारा आर होता है। एन देखते हैं टोटल कितना है। उन्होंने बोला 10% जो है वो आर्टिकल जो है वो डिफेक्टिव रहेगा, और डिफेक्टिव के बारे में बताना है। पी की वैल्यू कितनी है, 10%। 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100। 10 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0 0 ऐसे काट दो, बिल्कुल वैसे ही। हाँ ठीक है, वैसे ही काटना। तो बचा कितना, 1/10। अगर P की वैल्यू 1/10 है तो Q की वैल्यू क्या रहेगी, कुछ नहीं। आप ऐसे करो 1 - 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। लेकिन आसान तरीका और मैंने आपको बताया क्या, अगर इसको 10 में से 1 है तो कितने नहीं है, 10 में से 9 नहीं है सर। इधर अगर 10 में से 1 है तो 10 में से 9 इधर रहेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्टली सोच सकते हो। खैर, n की वैल्यू क्या रहेगी, अगर n की वैल्यू निकालनी है तो टोटल कितना है, टोटल सैंपल है 12, यहाँ पे लिखेंगे 12। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 9, यहाँ पे लिखेंगे 9। फिर क्या करूं, वही फॉर्मूला एनसीआर वाला। तो फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इधर साइड में। ठीक है, तो फॉर्मूला तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो ऐसे वाले आर की जिसकी वैल्यू 9 है, तो फॉर्मूला होता है एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। यानी मुझे 12 में से 9 डिफेक्टिव चाहिए। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 1/10, क्यू की वैल्यू है 9, ये लिखा है 9/10, और क्यू की वैल्यू है 12 - 9। इसको सॉल्व करेंगे। अब वही चीज 12 में से 9, तो 12 को 9 तक ओपन नहीं करते जाएंगे, वही रिजेक्शन वाला कंसेप्ट। अगर मेरे को 12 में से 9 सेलेक्ट करना है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि कितने रिजेक्ट करो। 12 में से 9 सेलेक्ट करने से बेहतर है कितने रिजेक्ट करो। तो 12 में से 9 गए, कितना बचता है, 3। 3 को फेंक दो, 12 में से 3 को फेंक दोगे तो अपने आप 9 ही बचेंगे मेरे पास। तो अगर 12 में से 9 चाहिए तो 12 में से 3 ले लेना, और 3 के लिए सॉल्व करना, 12C3 के लिए करना। 12 को 3 बार ओपन करना है, 12 11 10, और 3 को पूरा करो, 3 2 1। अच्छा, फिर आगे ये 1 का पावर 9 मतलब 1 ही होता है ना। 10 का पावर 9 मतलब 10 टू द पावर 9, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। मैं लिखने में टाइम पास नहीं करूंगा, इतना ही लिखना। ठीक है, मैं क्या, आपको भी नहीं करना है। ठीक है, ये 9 का पावर, ये कितना होगा, ये 3 होता है। 9 का पावर 3, ये लिखा है 9 का पावर 3, और ये 10 का पावर 3। बस इसको ऊपर ऊपर से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नंबर है। बोर्ड में भी पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन रहे तो नॉर्मल में ही करना। जैसे ये देखो 3 2 6 बन गया, और 6 2 12 होता है ना। तो ये कितना बन गया, 2 11 10। अच्छा, एक 10 तो मैं कट कर सकता है ना, एक 10 के साथ कट कर सकते हैं। ऊपर कौन बचा, ऊपर बचा सिर्फ 2 × 11 यानी कि 22। ओके, 2 × 11 इज 22। कैलकुलेशन को ध्यान से देखना। एक 10 8 के 10 कट गया तो ये 8 बचा है। 10 का पावर 8, 9 थे, एक कट गया था 8। 10 का पावर 8 और 10 का पावर 3, यानी 10 का पावर 8 और 3 11। 10 का पावर 8 और 10 का पावर 3 मतलब 11। और ऊपर 1 किसी काम का नहीं, 9 × 9 का पावर 3, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे रहने देना बस। ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, इजी इजी, कुछ था ही नहीं इसमें, है ना। 2022 वाले कितने लकी थे यार। चलो बस 2 क्वेश्चंस कर लेते फिर हो गया। ये देखिए, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है ना। अब इसमें बोला है कि ऑन, ये ऑन लिखा है, ऑन मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, कोई तो भी एमसीक्यू एग्जाम है, जिसमें बोला है कि 3 पॉसिबल आंसर है, 3 आंसर। जनरली आपको पता है एमसीक्यू अगर आपने दिए होंगे तो ऑप्शंस कितने रहते हैं एक एमसीक्यू में, 4। इसमें कितने, 3। अच्छा, इसमें 3 है, हमारे इसमें 4 हमारे सब में 4 4 रहते हैं, इसमें 3 है, पता नहीं कौन सी एग्जाम है। एक कोई तो भी एमसीक्यू है, और उसके कितने ऑप्शन है, ए बी सी, 3 ही ऑप्शन है। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे 4 नहीं है। ठीक है, और ऐसे कितने क्वेश्चन है बोले तो ऐसे 5 क्वेश्चन है, ऐसे 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ऐसा 5 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। आपको पता है प्रोबेबिलिटी के बाद जो भी लिखा रहता है वो आर होता है ना। तो आर की वैल्यू उन्होंने दी है 4 या 4 से ज्यादा, 4 और मोर करेक्ट आंसर, यानी 4 या 4 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो सही होने चाहिए। क्वेश्चंस कितने थे, 5। कितने सही कराने, 4 या 4 में से ज्यादा। अच्छा, इसका मतलब से एन की वैल्यू तो 5 हो गई क्योंकि 5 क्वेश्चन है, और आर की वैल्यू क्या हो गई, मुझे क्या करना है, 4 या 4 से ज्यादा चाहिए। मतलब आर की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा, मतलब 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 4 या 4 से ज्यादा सही चाहिए। अरे हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आगे देखते हैं।
फिर क्या बोला, जस्ट बाय गेसिंग, बस तुक्का लगाना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी के 4 या 4 में से बड़े आएंगे। ज्यादा एकदम डीप डाइव नहीं करना कि सर गेसिंग आ गया कैसे है क्या है, एकदम ज्यादा डीप डाइव करोगे ना प्रोबेबिलिटी नाम के चैप्टर में तो बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। ऊपर ऊपर से देखना होता है कि अच्छा भाई 5 क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन दिए हैं, 5 में से 4 या 4 से ज्यादा बड़े वाले लोग चाहिए। ठीक है, एन लिख लिया, आर लिख लिया, अब कौन लिखना है, पी और क्यू सोचना है कि पी क्या रहेगा और क्यू क्या रहेगा। अच्छा, मेरे को पी का मतलब होता है सक्सेस, मतलब मेरा आंसर सही होना चाहिए। मुझे बताओ मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, 3। अब मुझे बताओ इसमें से अगर मैं आंसर मेरे को अगर सही कराना है तो 3 में से कितने आंसर सही होंगे, ये 3 में से कितने आंसर सही होंगे। क्या ए और बी दोनों सही हो सकते हैं या बी और सी दोनों सही हो सकते हैं, नहीं। एमसीक्यू में क्या रहता है, कोई एक ही तो सही रहता है बाकी तो गलत रहता है, कोई एक ही तो टिक लगाना होता है एमसीक्यू में। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक ही सही हो सकता है, बचे हुए गलत रहेंगे। तो सही कितने हो सकते हैं, एक, कितने में से, 3 में से, 3 में से एक ही सही रहेगा और 3 में से 2 गलत रहेंगे। कोई भी एमसीक्यू आप उठा लो, इसका मतलब पी की वैल्यू जो है उसमें से 3 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो गलत कितने होंगे, 3 में से 2। इसको आप 1 माइनस करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, 1 माइनस 1/3 इज ऑल्सो 2/3। 3 में से एक करेक्ट रहेगा, इसका मतलब 3 में से 2 गलत रहेंगे। ये सक्सेस होता है, ये फेलियर होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही नॉर्मल घिसा पिटा फॉर्मूला जो हम लगाते थे। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी, ऐसे फॉर्मूला लिखना पेपर में, इसके ऊपर मार्क्स है तो उनको पता होना चाहिए कि लड़के को फॉर्मूला याद है। आर की वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल्स टू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। और हमारी कहानी में हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, उस वाले आर की जो 4 या 4 से कैसा हो, बड़ा हो। तो 4 या 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा कौन होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि 5 तक ही है। ठीक है, आगे अब 4 तक जाना है, इसके लिए आर की वैल्यू 4, इसके लिए आर की वैल्यू 5। अगर 4 तक जाना है तो कितने में से, 5 में से 4, एन की वैल्यू 5 है, 5 में से 4 p टू द पावर 4 q टू द पावर 5 माइनस 4 प्लस 5 से 5 मतलब 5 में से 5 p टू द पावर 5 q टू द पावर 5 माइनस 5। p और q कौन है, p और q 1/3 और 2/3। क्या लिखेंगे, 1/3 2/3 1/3 2/3। अब ये वाला देखते हैं, 5c4 5c4 का मतलब 5 को 4 बार ओपन करो या फिर 5 में से एक को रिजेक्ट करो, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। सिलेक्शन और रिजेक्शन एक ही होता है। तो 5c1 मतलब 5 को एक ही बार लिखना है। 5 को एक ही बार लिखना मतलब कैसे लिखते हैं, ये ऐसे एक ही बार तो लिखा 5 को, तो इसका आंसर डायरेक्ट 5। ठीक है, आगे इनटू में 1/3 ऑफ पावर 4, 1 का पावर 4 मतलब 1 ही होता है, 3 का पावर 4, शॉर्टकट करूं क्या थोड़ा सा, ध्यान दो, ये 3 का पावर 4 इंटू 2 का, ये 1 लिखा है, 2 का पावर 1 मतलब 2 होता है, 3 का पावर 1 मतलब 3 ही होता है। आगे प्लस 5c5 दोनों सेम रहे तो 1, दोनों सेम रहे तो 1 इंटू 1 का पावर 5 मतलब 1, 3 का पावर 5 जैसे का वैसे। ये तो 0 बन गया, ये 0 है, 0 मतलब इग्नोर, इसको करेंगे इग्नोर, क्यों, क्योंकि ये 1 होता है इसीलिए। खैर आगे देखते, ऊपर ऊपर वाला मैच करना, 5 इंटू 1 इंटू 2, 5 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 10, 3 का पावर 4 है और 3 का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो 3 कितनी बार हो गए, 4 और 1 5, तो 3 का पावर 5 प्लस यहाँ पे 1 1 1 यानी ऊपर आएगा 1, नीचे लिखा है 3 का पावर 5। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एक ही बार लिखते हैं, और 10 प्लस 1 11, ये अपना आंसर है। आप चाहे तो 3 टू द पावर 5 की वैल्यू भी रख सकते हो, 3 टू द पावर 5 अब अपन ने निकाला था शायद 243 ऐसा कुछ तो भी था, वैसा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बस लिख लीजिए। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर हो गया वीडियो, और उसके बाद आप चैन से खुद को बोल सकते हो कि मेरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, सर मैंने एलपीपी का वीडियो देखा वो भी, 2 चैप्टर तो डन है, यानी 5 इसके मार्क्स मिल जाएंगे, एलपीपी के 4। आगे तो और वीडियो बनाने वाला वो थ्योरम के ऊपर है ना, मतलब जबरदस्त काम होने वाला है, आप बस लिखते रहिए। ये छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ भारी भारी शब्द आपको दिखेंगे जिसमें लिखा है PMF RVX, और ये जिससे मतलब मैं जब ये पहली बार पढ़ रहा था ना अपने 12th के दौरान, तब मैं सोच में पड़ रहा था ये क्या चीज है ना, ये जो लिखा है ये क्या है। तो किसी ने बोला कि यहाँ पे डिवीजन का साइन नहीं लिखा आपने, नहीं डिवीजन था ही नहीं, इधर डिवीजन है ही नहीं, फिर ये है क्या,
तो ये असल में और कुछ नहीं, ये एनसीआर को लिखने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या होता है, ऐसे भी लिखते हैं, एन इधर आर इधर, यानी ये जो सी है ना वो ऐसे दो हिस्सों में बढ़ जाता है, खरगोश की कान की तरह, ठीक है। ऐसे जो रहते हैं ना, जैसे ये सपोज खरगोश समझ लो, ये उसके ईयर्स है ना, बिल्कुल वैसे। तो बेसिकली इसको लिखने का ये तरीका है, सी भी लिखा रह सकता है ऐसे ब्रैकेट में विदाउट डिवीजन, विदाउट डिवीजन का साइन, 4 डिवाइडेड बाय एक्स नहीं है, इधर इधर है, ये डिवीजन अपना नॉर्मल फ्रैक्शन है, ये भी नॉर्मल फ्रैक्शन है, ठीक है, ये पहली चीज। अच्छा दूसरा, ये पीएमएफ क्या है, पीएमएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्या है छोड़ दो, आरबीएक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है छोड़ दो, जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले इतना सारा पढ़ने लिखने का और डिटेल ऐसा है बताने के लिए बता सकते हैं, पर क्या करोगे जान के, नॉर्मल नॉर्मल ही करना, क्योंकि हम पहले वन शॉट देख रहे हैं, डिटेल में ही जानना देता तो आप 2 साल पहले से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वेर ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, मीन, ये मीन है, और वेर ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस है। चलो इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि ये क्या चीज है। ये लिखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, वो तो एनसीआर है, मतलब 4cx 5/9 टू द पावर x, ये लिखा है 4/9 4 माइनस एक्स। ये जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको, ये है ना, ये तो सर फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, किसकी तरह दिख रहा है, एनसीआर, ये तो एनसीआर p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r की तरह दिख रहा है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या बात समझ में, इससे मेरे को ये समझ में आया कि n की जगह पे कितना है 4, n की जगह पे 4 है, r की जगह पे x है, अच्छा p की जगह पे 5/9 और q की जगह पे 4/9। बस 4 लोग तो मिल गए। अब देख लेते क्या पूछा है, उनका बोलना यह है कि आप बताओ ई ऑफ एक्स बताओ, ठीक है, ई ऑफ एक्स बताते हैं। इसके बाद इधर ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स का मतलब होता है मीन, इसे एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन लिख देते हो पेपर में, कंफ्यूज नहीं होना, एक्सपेक्टेशन लिखा तो ये क्या बला है, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन ही होता है, ठीक है, ये तीन ही एक ही चीज होती है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एन इंटू पी, अच्छा एन कितना है, एन 4, पी कितना है 5/9, तो 4 इंटू 5/9, तो ये कितना हो गया 4 5 20 डिवाइडेड बाय 9। अगर आप डेसिमल में निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, 9 1 9, 9 2 18, 2 बचे, फिर वापस से 2 आएगा ना, 20 आएगा, हाँ इतना ही रखते हैं, सेक्शन में रखते हैं, ठीक है। खैर ई ऑफ एक्स हो गया, फिर क्या बोला, वेरिएंस बताओ, तो वेर ऑफ एक्स, वेर ऑफ एक्स निकालते, वेर ऑफ एक्स क्या होता है, वो होता है एन इंटू पी इंटू क्यू, एन की वैल्यू 4, पी की वैल्यू 5/9, क्यू की वैल्यू है 4/9, ठीक है। फिर आगे ये कितना बन जाएगा, 4 4 16, 16 5 80 डिवाइडेड बाय 81। डेसिमल में क्या तो भी चलेगा, नहीं भी क्या तो भी चलेगा, ये अपने आंसर है। पेपर में ऐसे आंसर को हाईलाइट करना, ठीक है, ये आंसर है और ये वाला भी अपना आंसर है, ठीक है। बस ये थे कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिगार्डिंग, ठीक है, पीएमएफ से रिलेटेड। मेरे ख्याल से एक एमसीक्यू मैं आपको करा देता हूँ, है ना, इसी के ऊपर थोड़ा सा, ये मीन वेरिएंस के ऊपर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना ट्विस्ट है छोटा सा, तो वो बस 2 मिनट लगेंगे, ये आप लिख लीजिए और वो क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला एक एमसीक्यू देख लीजिए, ठीक है, और फिर चेन का मस्त आराम लेना कि मेरा बायनोमियल हो चुका है करके। ये छोटा सा, ये वाला क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ, मैं उठाने वाला नहीं वाला था, तो ये ना बहुत बार आ चुका है, कब कब आ चुका है, ये 2022 का भी क्वेश्चन है, 2024 में भी पूछ लिया, 2025 में भी पूछ लिया, तो बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, क्या पता आपके नसीब में भी आ जाए, है ना। वैसे आपको लग सकता है 24 25 में 26 में तो बिल्कुल नहीं आएगा करके, पर क्या पता नंबर बदल के आ जाए, है ना, इसके जैसा रिलेटेबल कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। हमें तो कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चन कौन सा आएगा ये कोई भगवान भी नहीं बता सकता, है ना, पर हमें थ्योरी अप्रोच, थ्योरी हम बता सकते हैं, जैसे मैं को अगर पूछे कौन कौन से टॉपिक आएंगे तो वो मैं बता सकता हूँ, इसके ऊपर आ सकते हैं, इसके ऊपर आ सकते हैं, पर एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आएगा ये कोई नहीं बता सकता। और जो टीचर बोल रहा है कि उसको एग्जैक्टली पूरा पता होता है, मतलब क्वेश्चंस तो कोई नहीं बता सकता ना, कोई टीचर नहीं बता सकता, ये तो कोई भी कॉमन सेंस कोई भी दिमाग लगा सकता है ना। थ्योरी हम टीचर्स लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सी, जैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी बायनोमियल में एक्सपेक्टेशन वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन आता है,
वो क्वेश्चन में क्या एग्जैक्ट नंबर आएंगे, 18 ही आएगा, 19 ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप कंसेप्चुअली स्टडी करना, रट्टाफिकेशन नहीं करना। रट्टाफिकेशन करके वन शॉट देखोगे तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। एक दो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन भी आप करके देखना, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन अगर आपको करने आ रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लिटरली कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कौन सी है, अगर आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो जो मैंने आपको नहीं पढ़ा है। थ्योरी आप मेरे से समझ गए कि अच्छा सर ने मेरे को ये थ्योरी पढ़ा है, उस थ्योरी को आप किसी अलग क्वेश्चन में लगा पा रहे हो क्या, अगर ये चीज अगर आप कर पा रहे हो तो समझ जाना कि आप पढ़ रहे हो करके। मैं तो वही रट्टा रट्टा करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं तो PYQs ही करवा रहा हूँ ना, मुझे क्या पता है 2026 में आएगा, पर ये जरूर पता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस को देखते हैं। मीन वेरिएंस, मीन दिया है 18, वेरिएंस दिया है 12 और बोला कि n की वैल्यू बताओ। कैसे निकालेंगे, तो बस कुछ नहीं, थोड़ा सा तो भी खेलना। मीन पता है तो मीन का फॉर्मूला होता है NP, मीन का फॉर्मूला होता है NP। अच्छा, और वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ। अच्छा, जो जो पता है रखो। मीन कितना दिया है, मीन दिया है 18, ये बन गया NP। अच्छा, वेरिएंस कितना दिया है, वेरिएंस दिया है 12, ये कितना दिया है NPQ। बस इतना किया। अब क्या करूं, मुझे निकालना क्या, मेरे को n चाहिए। अच्छा, n की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को ना डिवाइड करो। क्यों डिवाइड करो, डिवाइड करने से फायदा पता है क्या होगा, ये NP के साथ NP कट जाएगा तो सिर्फ Q आएगा। इससे मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे पता लगा जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा 18 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू NP डिवाइडेड बाय NPQ। NP के साथ NP कट गया, ये बच गया 1/Q, और ये काटापीटी करोगे तो 6 2 जा 6 3 जा यानी 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, Q 3 के पास जाएगा, 2 1 के पास जाएगा, ये मिला Q इंटू 3 यानी 3Q इक्वल्स टू 2 1 जा 2, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3। Q की वैल्यू मिल गई। लेकिन क्वेश्चन में तो सर n पूछा है, Q का क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, Q अगर पता है तो मैं P बता सकता हूँ। कैसे बताएंगे, तो एक तो 1 माइनस Q कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर आपको ऐसे लॉजिक लगाना, 3 में से 2 लिखा है, अगर 3 में से 2 है कितने नहीं है, 1 नहीं है ना। अगर 3 में से 2 मार्क्स मिले तो कितने मार्क्स नहीं मिले, 1 मार्क नहीं मिला, यानी 3 में से 1 ऐसा। अगर ये 3 में से 2 है तो बच्चा कितना, 1 बच्चा, वो यहाँ पे आएगा। ये होता है Q। P मिल गया, लेकिन सर n चाहिए ना, मेरे को n चाहिए, तो रुको राल लो, इसमें रखना 18 इक्वल्स टू n निकालना है। P अभी नया नया निकाला 1/3, इसको इधर शिफ्ट करो तो आ जाएगा 18 तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में ना एक PDF दी है PYQs की, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले और नए बेस्ट चैप्टर के साथ, बने रहिएगा।